सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण में स्वतंत्रता के पश्चात काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता के पश्चात जो देशी रियासतों का एकीकरण हुआ है, उनमें उन्होंने कौन सी रणनीतियों का उपयोग किया और कौन-कौन सी चुनौतियां उनके सामने आई। 1857 की जो क्रांति थी, उसमें रानी झांसी के साथ एक सैनिक के रूप में काम किया था। तो अगर बात करें तो प्रारंभिक जीवन से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहीं न कहीं साहस, अनुशासन और राष्ट्रवाद, इन सब चीजों को अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि में देखना पड़ा। हेलो एस्पायरेंट्स, विजन आईएएस में आपका स्वागत है। आज के इस स्पेशल सेशन में हम चर्चा करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण में स्वतंत्रता के पश्चात काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हाल ही में उनकी जो जयंती थी उसको 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो इस सेशन में हम जानेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जो उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम जो रहा है, उसमें क्या-क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ-साथ में स्वतंत्रता के पश्चात जो देशी रियासतों का एकीकरण हुआ है, उनमें उन्होंने कौन सी रणनीतियों का उपयोग किया और कौन-कौन सी चुनौतियाँ उनके सामने आई। ठीक है? और स्वतंत्रता के बाद जब उनकी मृत्यु हुई, तो उनके नाम पर भारत सरकार ने एक योजना चलाई है, एक साथ-साथ में एक गुजरात में एक स्टैच्यू का निर्माण किया, उसके बारे में संक्षिप्त चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इनका जो जन्म है, वो गुजरात में हुआ था और इनका जन्म जो हुआ था, वो 31 अक्टूबर 1875 में नडियाड एक जगह है गुजरात में, वहाँ पे हुआ था। अगर इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें, तो इनके जो पिताजी थे, उन्होंने 1857 की जो क्रांति थी, उसमें रानी झांसी के साथ एक सैनिक के रूप में काम किया था। तो अगर बात करें तो प्रारंभिक जीवन से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहीं न कहीं साहस, अनुशासन और राष्ट्रवाद, इन सब चीज़ों को अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि में देखना पड़ा। उसके बाद ये शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए मैट्रिक पास करके और वहाँ से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए और बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए, फिर 1913 के आसपास भारत में इनकी वापसी हुई। और अहमदाबाद या फिर गुजरात के आसपास के जो क्षेत्र है, गुजरात में, इन्होंने एक सफिल सफल वकील के रूप में अपना जो पेशा है, उसको शुरू किया। परंतु धीरे-धीरे जैसे भारत में राजनीतिक परिस्थितियाँ बन रही थी, तो इन्होंने अपना वकील का पेशा छोड़कर भारत की राष्ट्रीय राजनीति उसमें भूमिका निभाई और एक जनसेवा का कार्य किया। ठीक है? अब इनके प्रारंभिक अगर बात करें कि इन्होंने कौन-कौन से आंदोलनों में भारत की भागीदारी करी शुरुआत में, तो इनका एक शुरुआत में सबसे प्रमुख आंदोलन होता है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। जब गांधी जी भारत आए, तो गांधी जी के नेतृत्व में 3 प्रमुख आंदोलन हुए थे। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल और एक खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन जो कि गुजरात में हुआ था। तो खेड़ा आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के एक तरह से सहयोगी के रूप में काम करी। खेड़ा में देखिए क्या हुआ था, फसल बर्बाद हो चुकी थी। परंतु फिर भी वहाँ पर किसानों से जो है वो एक तरह से लगान वसूला जा रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो वहाँ के जो किसान आंदोलन कर रहे थे, गांधी जी भी उससे जुड़ते हैं, गांधी जी अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं और गांधी जी के सहयोगी के रूप में एक तरह से खेड़ा सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई वहाँ पर एक तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पहली बार भारत की जो राष्ट्रीय राजनीति है, देखिए 1913 तक तो ये भारत में वापस आते हैं और 1918 में भारत की राष्ट्रीय राजनीति में ये आने लग गए। खेड़ा में इन्होंने किसानों को संगठित किया और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक पहली जो बड़ी लड़ाई थी इनकी या फिर सत्याग्रह था, वो खेड़ा में देखा गया। इसका महत्व ये है कि देखिए जो सत्याग्रह हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, वो गांधी जी के एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में होकर उभरे, जो कि आखिरी तक गांधी जी के साथ कार्य करते रहे। आगे बात करें कि एक जन आंदोलन का उन्होंने कैसे संगठन किया। देखिए असहयोग आंदोलन जो भारत में हो रहा था 1920 1919 और 1920 के बाद नागपुर अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेस के। असहयोग आंदोलन जो पूरे भारत में हो रहा था, तो गुजरात में अगर कोई नेतृत्व कर रहा है असहयोग आंदोलन का, उसको बारे में जागरूकता फैला रहा है या फिर वहां के जो लोग हैं गुजरात के, उनको लामबंद कर रहा है असहयोग आंदोलन के लिए, तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां पे कुछ प्रमुख लोगों के साथ मिलकर, जैसे कि शंकरलाल बैंकर, उमर सोबानी, सोरजनी देवी, सरोजनी देवी और उमर सोबानी के साथ मिलकर और एक इंदुलाल याग्निक के साथ मिलकर, इन 4-5 लोगों के साथ मिलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सत्याग्रह सभा की स्थापना करी वहां पे। और सत्याग्रह सभा ने क्या किया कि किसानों के बीच में या फिर जो गुजरात के लोग थे, उनके बीच में असहयोग आंदोलन को लेकर लामबंदी जो करी, वो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? सत्याग्रह सभा की। किस किसने इसको बनाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका है। उनके सहयोगी के रूप में शंकरलाल बैंकर, उमर सोबानी,
और उमर सोमानी दो सेम है, सरोजनी देवी और इंदुलाल याग्निक, ठीक है। और इसने क्या किया, असहयोग आंदोलन के लिए एक तरह से समर्थन जुटाया गुजरात के क्षेत्र में। अगली अगर बात करें तो कहां से जो वल्लभ भाई पटेल है वो सरदार बने। देखिए 1928 के आसपास का टाइम होता है और गुजरात में अगेन किसानों के द्वारा एक आंदोलन जो है वो किया जा रहा होता है। उस आंदोलन को सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है नेतृत्व प्रदान करते हैं और उस आंदोलन का नाम होता है बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में गुजरात के क्षेत्र में हो रहा था। अब बारदोली में जब किसान वहां पर ब्रिटिश सरकार के शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जाते हैं और उनको निर्णायक रूप में सफलता भी प्राप्त होती है वहां पे। तो बारदोली के जो लोग होते हैं वो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजते हैं कि आप हमारे सरदार हैं। ठीक। तो सरदार की उपाधि कहां उनको मिली, बारदोली सत्याग्रह में 1928 में जो हो रहा था, वहां पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार बोला जाने लगा और उसके बाद से हम जनरली यही जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अगला अगर बात करें तो इनकी क्या भूमिका रही। देखिए ये तो आंदोलन हो गए, बाकी इन्होंने सारे आंदोलन में भागीदारी करी। ऐसा नहीं कि भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में जब ये 1913 के बाद भारत में आए और कुछ टाइम इन्होंने वकील के रूप में कार्य किया, फिर भारत की राष्ट्रीय राजनीति में जुड़ गए, तो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। हर एक तरह से कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया उसके पश्चात, और जो भी कार्यक्रम रहा स्वतंत्रता संग्राम के, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परंतु आंदोलनों के रूप में इनकी निर्णायक भूमिका की अगर बात करेंगे हम लोग, तो एक पहली देखने को मिलेगी 1918 में आपको खेड़ा सत्याग्रह, और दूसरा हमें देखने को मिलेगा जो जब असहयोग आंदोलन चल रहा है तो वहां पर इन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना करी। तीसरा हमें देखने को मिलेगा 1928 में बारदोली सत्याग्रह, जहां पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा गया। ठीक है। अब वल्लभ भाई पटेल के अगर और कारणों और कार्यों की अगर बात करें भारत में, तो देखिए उन्होंने 1917 में अहमदाबाद नगर निगम जो था वहां पर एक तरह से स्वच्छता आयुक्त के रूप में काम किया, और कांग्रेस के अधिवेशनों में इनकी भागीदारी रही है, हर किसी में रही है। परंतु इन्होंने 1931 में कांग्रेस का जो कराची में अधिवेशन हो रहा होता है, उसकी इन्होंने अध्यक्षता करी। और कराची अधिवेशन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों को लेकर और साथ साथ में आर्थिक कार्यक्रम को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया, किसमें, कराची अधिवेशन में। साथ ही साथ में कराची अधिवेशन में जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसको भी अनुमोदन किया गया। तो ये तो उनके प्रशासनिक अनुभव हो गए। अब अगर बात करें संविधान सभा में, संविधान सभा का भारत में कैबिनेट मिशन जब आता है, उसके रिकमेंडेशन के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन होता है। तो संविधान सभा में जो समितियां बनाई गई थी उस टाइम पे, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ऐसे ही कुछ और समितियां थी जिसके माध्यम से संविधान सभा कार्य करा करती थी। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं जिनकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस टाइम पे करी। जैसे कि प्रांतीय संविधान समिति है, उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने एक तरह से संघ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्यक्ष थे ये मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति जो थी संविधान सभा की, उसके अध्यक्ष थे। भारत के जो संघीय ढांचे का निर्माण हुआ, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो भारत के जो संघीय ढांचे का निर्माण हुआ उसमें महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई है। आगे बात करते हैं। आगे देखिए अभी तक हमने इनके 4 चीजें महत्वपूर्ण देखी कि आंदोलनों में कौन-कौन से भागीदारी कर रहे हैं। आपके एक तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, और गुजरात सभा की स्थापना कर रहे हैं, सत्याग्रह सभा की स्थापना कर रहे हैं। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान। सरदार की उपाधि इनको मिल रही है बारदोली सत्याग्रह के दौरान। और कुछ प्रशासनिक अनुभव और संविधान सभा में इनकी भूमिका हमने देखी। संविधान सभा में 2 समितियों के अध्यक्ष रहे, प्रांतीय संविधान समिति, साथ साथ में मौलिक अधिकारों पर और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष ये रहे। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था 1931 में कराची अधिवेशन, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हुई। परंतु अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका यहीं खत्म नहीं होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो हाल ही हम 150वीं जयंती मना रहे हैं, वो एक तरह से स्मरण मात्र नहीं है कि कोई नेता था उसकी 150वीं जयंती आई और हमने उसको मना दिया और सभी नेताओं ने याद कर लिया, हो गया। ये नहीं, उन्हें आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में माना जाता है, क्योंकि उनका जो महत्वपूर्ण कार्य रहा है, भारत जब आजाद हुआ था तो भारत में लगभग 562 के आसपास देशी रियासतें थी। उन देशी रियासतों का एकीकरण करना भारत के पास सबसे महत्वपूर्ण चुनौती उस टाइम पे थी।
अगर आज़ादी के बाद देखी जाए। तो जब भारत आज़ाद होता है और भारत के जो प्रथम कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल का गठन होता है, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक तरह से गृह मंत्री बनाया जाता है और उप प्रधानमंत्री का दर्जा भी इनको दिया जाता है। साथ-साथ में एक रियासती मंत्रालय बनाया जाता है, देशी रियासतों से संबंधित। उसकी भी बागडोर किसके पास होती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस टाइम पे इनके जो शासन रहता है, उसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति वीपी मेनन उनका सहयोग प्राप्त होता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, वो भारत में देशी रियासतों का एकीकरण करने का प्रयास करते हैं। तो उस टाइम पे ये था कि देशी रियासतें जितनी भी थी भारत में, अब ब्रिटिश सरकार ने तो एक तरह से इसे छोड़ दिया था कि देशी रियासत चाहे तो भारत में मिल सकती है, देशी रियासतें चाहे तो पाकिस्तान के साथ जा सकती है, देशी रियासतें चाहे तो स्वतंत्र ले सकती है। तो अगर इस प्रकार से होता, तो भारत के बहुत ज़्यादा टुकड़े-टुकड़े हो जाते। भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के पास बहुत सारी समस्या थी। उसमें से अगर सबसे प्रमुख समस्या की बात माने तो एक भारत की अखंडता और एकता को रखने की थी, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अब हम लोग बात करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण को लेके क्या रणनीति अपनाई। देखिए, एकीकरण को लेकर जर्मनी में भी किया गया। बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका वहां पे देखी जाती है, परंतु बिस्मार्क ने वहां पे आयरन और ब्लड की नीति अपनाई। मतलब उसने एक तरह से सैन्य माध्यम से जर्मनी के एकीकरण का प्रयास किया। परंतु जहां पर वल्लभ भाई पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में बहुत अच्छी नीति या उसको बोलते हैं कूटनीतिक कौशल और प्रशासनिक कुशलता का परिचय दिया और मिनिमम से मिनिमम एक तरह से उन्होंने सैन्य शक्ति का प्रयोग किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किया करते थे? देशी रियासतें थी, उसके प्रमुख के पास गए। उनको बोला करते थे, एक तो उनमें राष्ट्रवाद जगाने का प्रयास किया था कि अब एक भारत एक राष्ट्र बनना है, आपको इसमें शामिल होना चाहिए, आपकी जनता को इसमें शामिल होना चाहिए और लोगों की उन्नति होगी, विकास होगा इससे और एक राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर भारत उभरेगा। तो जनरली जो वहाँ के जो प्रमुख हुआ करते थे देशी रियासतों के, वो मान जाया करते थे कि ठीक है। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ये बोला करते थे कि आपने देखिए जो 3 हमें चीज़ें चाहिए। एक चाहिए आप हमें सुरक्षा, एक चाहिए हमें आपकी विदेश नीति और एक चाहिए हमें संचार। 3 चीज़ें हमें चाहिए रक्षा, विदेश नीति और संचार। ये तीनों चीज़ें वैसे भी आपके पास पहले से नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश काल में अगर बात करी जाए भारत में औपनिवेशिक काल में, तो ये जो तीनों चीज़ें थी ये ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत थी। तो अगर आप ये तीनों चीज़ें हमें दे देंगे और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देंगे तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला पहले तो राष्ट्रवाद जगाया, फिर बोला कि 3 चीज़ें हमें आपसे चाहिए, बाकी आंतरिक स्वायत्तता आपकी रहेगी, ठीक है। फिर ये बोला कि देखिए, आपका जो राज्य आप भारत में विलय कर रहे हैं, तो हम इसके बदले में आपको प्रीवी पर्स देंगे और एक संवैधानिक गारंटी दे देंगे कि आपको गारंटीगत रूप से पेंशन मिलेगी। प्रीवी पर्स मिला करेगा और उनकी उपाधियाँ जो रहेगी, उनका संरक्षण किया जाए। ठीक है, तो ये भी किया गया। उन्होंने एक तरह से कैरेट की नीति अपनाई, राजनीतिक वायरता, कूटनीतिक प्रयास किए कि देशी रियासतें जो है, उन पे बल प्रयोग नहीं करना पड़े और वो भारत में शामिल हो जाए। साथ-साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बोला बोला जाता है कि कैरेट और स्टिक की नीति अपनाई। कैरेट तो ये हो गया कि राजनीतिक वार्ता कर रहे हैं, राजनयिक वार्ता कर रहे हैं कूटनीतिक माध्यम से कि आप शामिल हो जाइए। अगर कोई देशी रियासत नहीं मानती थी, तो स्टिक यानी कि दृढ़ता और चेतावनी भी दिया करते थे। बोला करते थे कि अगर आप भारत संघ में नहीं शामिल होते, तो आपको हो सकता है कि आपकी जो जनता है, वो आपके खिलाफ विद्रोह कर सकती है और अगर आपकी जनता ने आपके खिलाफ विद्रोह किया, तो भारत सरकार की जो दृष्टि है, फिर वो आपके ऊपर कठोर हो सकती है, हम कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 3 माध्यम, एक तो राष्ट्रहित या फिर राष्ट्रवाद की भावना जगाने का प्रयास किया। दूसरा उनको बोला कि हमें 3 विषय चाहिए आपसे, रक्षा, संचार और विदेश नीति और हम आपको प्रीवी पर्स दे देंगे, इसके बदले आप जो विलय कर रहे हैं। तीसरा उन्होंने बोला कि अगर आप नहीं कर रहे विलय, तो भारत सरकार की दृष्टि आपके ऊपर कठोर हो सकती है। आपका जो राज्य है, उसमें अराजकता एक तरह से फैल सकती है। ठीक है? अगली अगर बात करी जाए तो क्या था? अब हम देखते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो जो मैक्सिमम रियासतें थी उस टाइम पे भारत में शामिल हो चुकी थी। परंतु 3 रियासतें थी जिनकी प्रमुख समस्या थी। एक थी जूनागढ़, एक थी हैदराबाद और तीसरी थी कश्मीर। जूनागढ़ और हैदराबाद की समस्या का तो समाधान हो गया भारत में, परंतु कश्मीर की समस्या अभी भी हमारे सामने विद्यमान है। तो हम लोग एक-एक करके बात करते हैं कि उस टाइम पे कैसे इनका विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ और ये भारत में शामिल हुई। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ जो है वो गुजरात में हुआ करता था। अब वहाँ पे क्या था कि जो उसका प्रमुख था, वो मुस्लिम था और वहाँ की अधिकांश जो जनता थी जूनागढ़ की, वो थी हिंदू। जूनागढ़ ये था, इसकी अधिकांशतः जनता हिंदू बहुल जनसंख्या थी और यहाँ का शासक जो था, वो मुस्लिम था।
तो उन्होंने ये बोला कि हम एक तरह से आपके यहाँ शामिल नहीं होंगे, भारत में शामिल नहीं होंगे और पाकिस्तान में शामिल हो। अब इनकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार से नहीं थी कि ये पाकिस्तान में शामिल हो, क्योंकि ये पूरा एरिया तो भारत के अंतर्गत है। यहाँ से आप कैसे शामिल हो सकते हैं? तो भौगोलिक स्थिति भारत के फेवर में थी। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि एक तरह से जनता जो है, उन्होंने कार्रवाई करना शुरू किया और फिर भारत सरकार के द्वारा वहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया और उस जनमत संग्रह में लगभग 99% लोगों ने 99% प्लस ही है, लोगों ने भारत में विलय के पक्ष में हस्ताक्षर किए और इस प्रकार से फरवरी 1948 में जनमत संग्रह के माध्यम से जो है जूनागढ़ का विलय भारत में हो गया। अब अगला बात करते हैं हम, अगला क्या था? अगली समस्या थी हमारी हैदराबाद को लेकर। अब हैदराबाद जो था, उसमें क्या था कि वहां का जो शासक था वो मुस्लिम था और जनता जो थी, उनकर ऊपर एक तरह से वहां के शासक की सेना थी, रजाकारों के माध्यम से जो हिंसा फैलाई जा रही थी। जनता की जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसको दबाया जा रहा था और जनता के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। और वह हैदराबाद का शासक चाह रहा था कि ना मैं पाकिस्तान में विलय होऊंगा, ना मैं भारत में विलय होऊंगा। देखिए, पाकिस्तान में विलय होने तो वैसे भी चांसेस नहीं, क्योंकि भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैं भारत में विलय नहीं होऊंगा, मैं स्वतंत्र रहूंगा। तो अब ऐसा हुआ कि इन्होंने क्या किया कि वहां की जो जनता है, वहां का जो शासक था, उसने जनता के ऊपर काफी ज्यादा मात्रा में अपने रजाकारों के माध्यम से अत्याचार करना शुरू किया। अब भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो नामक एक अभियान, पुलिसिया कार्रवाई करी और रजाकार की जो सेना थी वहां के नवाब की, उसको हरा दिया और इस प्रकार से सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो के माध्यम से भारत में हैदराबाद का विलय हो गया। ऑपरेशन पोलो इसलिए इसका नाम रखा गया, पोलो इसलिए नाम रखा गया क्योंकि उस टाइम पे हैदराबाद में पोलो के बहुत ज्यादा ग्राउंड्स थे, तो इस वजह से बोला कि ऑपरेशन पोलो। और कुछ ही दिनों में जब पुलिसिया कार्रवाई हुई तो कुछ ही दिनों में हैदराबाद ने घुटने टेक दिए और वहां के नवाब ने भारत के जो विलय पत्र थे उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब तीसरी समस्या, प्रमुख समस्या थी हमारे पास कश्मीर की। अब कश्मीर के क्या हुआ? कश्मीर ना तो भारत में शामिल हुआ, ना पाकिस्तान में शामिल हुआ। स्वतंत्र रहने की यहाँ के जो शासक थे हरि सिंह जी, उनकी इच्छा थी कि हम क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। अब कश्मीर की स्थिति क्या है कि यहाँ पर अधिकांशतः जनसंख्या क्या है? मुस्लिम। शासक कौन है? हिंदू। वो चाह रहा है मैं स्वतंत्र रहूं। अब हुआ ये कि पाकिस्तान की तरफ से समर्थित कबीलाई समुदाय जो था या फिर कबीलाई जो थे, उन्होंने कश्मीर के ऊपर एक प्रकार से आक्रमण कर दिया और कश्मीर पे धीरे धीरे कब्जा करने का प्रयास करना शुरू किया। तो अब वहां के जो शासक थे हरि सिंह जी, उन्होंने भारत सरकार से विनती की कि आप हमें, जो पाकिस्तान की ओर से ये कबीलाई आक्रमण हो रहा है, इससे हमारी मदद कीजिए। तो उस टाइम पे जो भारत में वायसराय थे, उन्होंने बोला कि भारत जब तक हरि सिंह जी या कश्मीर की मदद नहीं कर सकता, जब तक कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होगा, नहीं तो ये इंटरनेशनल मामलों में हम लोग फंस सकते हैं इसको लेके। तो यही बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हरि सिंह जी को बोली कि अब जब तक आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, हम आपकी मदद के लिए हमारी सेना कश्मीर में नहीं भेज सकते, क्योंकि आप ऑफिशियली हमारा हिस्सा नहीं है। तो हरि सिंह जी ने फिर जो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उस पर हस्ताक्षर करे विलय पत्र पर और फिर भारत की जो सेना है वो कश्मीर में गई और वहां से जो पाकिस्तान की सेना के समर्थित कबीलाई थे, उनको एक तरह से खदेड़ दिया वहां से और इस प्रकार से भारत में कश्मीर का विलय हुआ। ठीक है। तो ये तीन प्रमुख समस्याएं, तीन रियासतें थी जिनको लेकर काफी ज्यादा समस्या आ रही थी। पहली थी आपकी जूनागढ़ रियासत, दूसरी थी आपकी हैदराबाद जिसको ऑपरेशन पोलो के माध्यम से भारत में शामिल किया गया और तीसरा था आपका कश्मीर, जिसको लेकर हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे जब साइन किए तब भारत की सेना वहां गई और पाकिस्तान समर्थित कबीलाई समुदाय जो था उसको एक तरह से खदेड़ दिया। ठीक है। अब अगला बात करते हैं। हाँ, ये हो गया है ना? अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, अभी तक हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल के क्या क्या देखे, राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभा रहे और आजादी के बाद भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे। परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह पता था कि भारत जो है उसमें इतनी ज्यादा विविधता है कि एक निष्पक्ष, पारदर्शी और अखिल भारतीय दृष्टिकोण वाली प्रशासनिक सेवा जब तक यहाँ नहीं रहेगी भारत में, भारत को एकीकृत करके रख पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भारत में ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन किया गया। इसमें प्रमुख सेवाएं, आप जिसकी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाई गई। तो उनका मानना यही था कि एक तरह से निष्पक्ष, सत्यनिष्ठ और अखिल भारतीय दृष्टिकोण वाली प्रशासनिक सेवा अगर भारत में रहेगी तो भारत जैसे विविधता वाले देश को एकता के सूत्र में पिरो के रखा जा सकेगा।
और इसी को भारत का स्टील फ्रेम बोलते हैं। भारत की जो सिविल सर्विसेज है, आईएएस, आईपीएस जो सर्विसेज होती हैं, उनको स्टील फ्रेम के रूप में बोला जाता है। और ये देखिए, इसका विकास तो जनरली ब्रिटिश टाइम पे ही हुआ, परंतु उस टाइम पे इसने ब्रिटिश दृष्टिकोण से काम किया और ब्रिटिश हित में काम किया। परंतु स्वतंत्रता के बाद इनसे ये उम्मीद करी जा रही थी कि भारत के लोगों के कल्याण के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए सिविल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो कार्य करेगी। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की और अगर बात करें, तो उन्होंने ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण को लेके भी कुछ काम किए। जैसे कि हम अभी मानते हैं कि जो अमूल ब्रांड है, वो गुजरात में बहुत आगे है और गुजरात में सहकारी संस्थाएं जो हैं, वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। तो गुजरात में सहकारी आंदोलन के अगर कोई अग्रणी नेता थे उस टाइम पे, तो भारत में कौन थे? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने केरा, जीला, सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ जो है, उसकी स्थापना में उस टाइम पे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये केरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव जो है, यही आगे जाके एक तरह से अमूल में कन्वर्ट हो गई। और आगे हम लोग मानते हैं, अमूल का तो नाम आपने सुना ही होगा, अगर आप दूध पीते हैं, छाछ पीते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अमूल के प्रोडक्ट आप जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, है ना? तो यही है कि अगर सहकारी आंदोलन वर्तमान में हम लोग बात कर रहे हैं, सहकार से समृद्धि। तो उस टाइम पे अगर स्वतंत्रता के बाद भारत में सहकारी आंदोलन को बढ़ाने का अगर किसी ने प्रयास किया, तो वो थे आपके कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सहकारी आंदोलन अगर आगे बढ़ेगा, तो कहीं न कहीं ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण होगा, किसान जो रहते हैं, उनका सशक्तिकरण होगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब स्वतंत्रता के बाद उनकी विरासत क्या रही? तो देखिए, सर्वोच्च सम्मान उनको प्राप्त हुआ 1991 में, मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया भारत सरकार के द्वारा। 1908 में 1918 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, वो गुजरात में स्थापित किया गया। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जनरली आप देख सकते हैं, आपने फोटो में देखा भी होगा इसको। अगला है, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल जो है भारत सरकार के द्वारा 2014 में शुरू की गई थी, ताकि भारत को एक एकता के सूत्र में पिरोया जा सके। तो वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों से प्रेरणा लेके ही शुरू की गई थी। और अब बिस्मार्क की जो बात करी जाती है कि बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया, उसी प्रकार से भारत को विखंडन से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बचाया। परंतु इन्होंने कहीं न कहीं बिस्मार्क से अधिक जो क्षमता है, उसका प्रदर्शन किया, कूटनीतिक कुशलता का प्रदर्शन किया, प्रशासनिक व्यवहारिता का प्रदर्शन किया और एक दूरदर्शी नेता के रूप में भारत में उस टाइम पे काम किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि साहस का परिचय दिया उन्होंने। साहस का कैसे? कि उस टाइम पे कठिन चुनौतियाँ थी, फिर भी उस टाइम पे उसके सामने वो डट के खड़े रहे और उन्होंने एक तरह से देश का एकीकरण किया। आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच में उन्होंने संतुलन किया कि ऐसा नहीं हो। मैंने आपको जैसे बताया, कैरेट और स्टिक की पॉलिसी लेके चले, तो वो कहीं न कहीं आदर्शवाद और एक तरह से व्यावहारिकता, दोनों के बीच में एक क्या था? संतुलन था। राष्ट्रनिष्ठा, देश हित को सर्वोपरि रखने का सिद्धांत सरदार वल्लभ भाई पटेल से हम लोग सीख सकते हैं। प्रशासनिक क्षमता जो है, एक तरह से उन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं के गठन करके भारत में एकता के सूत्र में पिरोने वाली एक अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण किया। एक व्यक्ति जिन्होंने एक भारत को एक राष्ट्र बनाया, मतलब भारत के निर्माण के लिए अगर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा सकती है, तो वो किनकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है? तो हमने इस टॉपिक में क्या-क्या डिस्कस किया, एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं थोड़ा-सा। हमने इस टॉपिक में सबसे पहले जाना है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, उनके इनिशियल क्या काम थे भारत में, है ना? क्या उन्होंने किया? कुछ पृष्ठभूमि उनकी देखी हमने। 1913 के आसपास वो भारत में आते हैं और फिर उसके बाद भारत में जो राष्ट्रीय गतिविधियां उसमें शामिल हो जाते हैं। 1918 में सबसे पहले खेड़ा आंदोलन में शामिल होते हैं। उसके बाद सत्याग्रह सभा की स्थापना करते हैं कुछ व्यक्तियों को लेकर, ताकि जो असहयोग आंदोलन है उसको गुजरात में फैलाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा। फिर उसके बाद 1928 में बारदोली सत्याग्रह के तहत उनको सरदार की उपाधि वहां के लोगों के द्वारा दी जाती है। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, साथ साथ में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर और मौलिक अधिकारों को लेकर जो संविधान सभा की समितियां थी, उनमें अध्यक्ष इनको बनाया गया। 1931 का जो कराची अधिवेशन था, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके अध्यक्ष थे, जहां पर मौलिक अधिकारों और आर्थिक प्रस्तावों का एक तरह से रेजोल्यूशन पास किया गया। रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने 2 प्रकार की पॉलिसी अपनाई। एक तरह तो राष्ट्रवाद का विकास करने का प्रयास किया कि देशी रियासतें हैं, उनमें राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो। दूसरा उन्होंने किया कि कैरेट और स्टिक की पॉलिसी अपनाई। फिर जो 3 रियासतें थी जिनकी जो महत्वपूर्ण क्या, मतलब उस टाइम पे भारत की आज़ादी के समय शामिल नहीं हो पाई थी, तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से विलय किया, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के माध्यम से विलय किया और जब कश्मीर के ऊपर कबीलाई आक्रमण हुआ,
तो कहीं न कहीं वहाँ के जो शासक थे हरि सिंह जी को समझाकर भारत के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कराया। साथ-साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक जो राष्ट्र था, उनको एक राष्ट्र का विचार भारत में पूरी तरह से लेके आए और अखिल भारतीय सिविल सेवाओं को गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही। साथ-साथ में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए और ग्रामीण और किसान ग्रामीण क्षेत्रों में जो अर्थव्यवस्था है और किसानों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। भारत सरकार ने 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या दिया? भारत रत्न दिया। 2018 में इनकी एक विशाल प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में लगाई गई। 2014 में एक भारत श्रेष्ठ भारत जो अभियान चलाया गया, वो कहीं न कहीं इनके विचारों से प्रेरित था। ठीक है? तो ये सारा हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जाना और कभी यूपीएससी में पर्सनल के ऊपर क्वेश्चन आए, पर्सनैलिटीज़ के ऊपर तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए आपको। तो आज के सेशन में तो इतना ही और ऐसे ही अन्य और सेशन देखने के लिए जुड़े रहिए विजन आइस के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।